ओके, लेट अस टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मालदीव्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ईयर 1665 से, 1665 में। अब 1665 में क्या होता है? 1665 में मालदीव्स इंडिपेंडेंट हो जाता है। किससे? ब्रिटिश से। तो यही मैंने लिखा है, इन 1665 मालदीव्स अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। फाइन। अब उसके बाद हम बात करना चाहेंगे 3 लगातार डिकेड्स की। ठीक है, एक डिकेड में कितने होते हैं? एक डिकेड में 10 साल होते हैं। दशक बोल दो या फिर डिकेड बोल दो। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 1970, 80, 90। 70, 80, 90। तो ये आपके पास कितने हो गए? 3 डिकेड्स हो गए हैं। दिस इज नथिंग बट 3 डिकेड्स। तो 3 डिकेड तक मालदीव का जो रूलर था वो कौन था? गयूम। कौन था? गयूम। अब ये जो गयूम था ना, ये जो गयूम था, तो ये गयूम बेसिकली में इलेक्टेड नहीं था। इट वाज नॉट ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं था। ये रूलर बना दिया गया किसका? मालदीव का जो है। ठीक है, अब 3 दशक तक ये क्या रहता है? 3 दशक तक ये रूलर रहता है। अब ड्यूरिंग दिस टाइम 1970, 80 और 90 इंडिया क्या करता है? इंडिया उसको फुल सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट 2 तरह से कर सकता है इंडिया। या तो इंडिया अपनी मिलिट्री प्रोवाइड कर सकता है। अगर मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ गई है मालदीव्स में, तो इंडिया क्या करेगा? अपनी आर्मी को वहाँ पे भेजेगा। और दूसरा क्या है? फाइनल असिस्टेंस की जो है। ठीक है, अब अगर हम मालदीव की बात करते हैं ना, तो मालदीव में जो एक्सपोर्ट होता है वो फिशरीज़ का होता है। ठीक है, वो फिशरीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, मालदीव में क्या है? टूरिज्म काफ़ी चलता है। अब आप सोचोगे कि इंडिया वाले क्या वहाँ पे घूमने जाते हैं? देखो, इंडिया वाले जाते हैं बाली या फिर बैंकॉक या फिर गोवा। ठीक है, अब अगर आप गोवा देखोगे ना, गोवा देखोगे और मालदीव देखोगे, तो यहाँ पे जो जाना है ना, जो एयर की जो टिकट है वो तो बहुत सस्ती है, लेकिन रहना बहुत महंगा है। और अगर मैं यहाँ पे मालदीव की बात करना चाहूँ ना, तो मालदीव में मैक्सिमम जो है जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो इंडिया से नहीं आते हैं, वो चाइना से आते हैं। कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। तो इंडिया क्या करता है? इंडिया इसको, मालदीव्स को फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड करता है और मिलिट्री असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा, यहाँ पे एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ था गांधी के टाइम में, 1988 में जो है। ठीक है, तो श्रीलंका से कुछ उग्रवादी श्रीलंका की आर्मी से बच के वो मालदीव में एंटर कर गए थे, और वो चाह रहे थे कि हम जो है इसके रूलर को मार के मालदीव पे कब्जा कर लें। तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हमें यहाँ पे इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ऑपरेशन कैक्टस को। तो इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्री है ना, उसमें जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, जो अपने यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट के हिसाब से आपकी क्या सोच होनी चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो इन ऑपरेशंस में हमें इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं 2008 के बारे में। तो 2008 में जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है वो पावर में आ जाती है, और इसके हेड कौन होते हैं? नशीद। और इनके भी जो रिलेशन होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं इंडिया के साथ। तो 2008 में आप कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, राइट्स मिल जाते हैं वहाँ के लोगों को जो है। अब 5 साल के बाद तो इलेक्शन होना ही है। ठीक है, तो इलेक्शन कब होने थे? 2013 में। ठीक है, लेकिन उससे पहले 2012 में क्या होता है? जो नशीद होता है, जो रूलर होता है किसका? मालदीव का, इसके ऊपर ना कुछ करप्शन के चार्ज लग जाते हैं, कुछ असैसिनेशन के चार्ज लग जाते हैं। लेकिन वो चार्ज क्या होते हैं? बेसलेस होते हैं। लेकिन इसको तो भाई फिर हटना पड़ता है, देश निकाला कर देते हैं। तो ये कहाँ चला जाता है? ये आपका चला जाता है ब्रिटेन में, एग्जाइल टू ब्रिटेन। सो नशीद वॉज फोर्स टू रिजाइन एंड फोर्स इनटू एग्जाइल टू ब्रिटेन। अब इसके बाद 2013 में जब इलेक्शन होते हैं तो मिलीजुली सरकार बनती है। तो उस समय पे जो पावर में आता है वो कौन आता है? यमीन। अब ये यमीन कौन है? यमीन जो है बेसिकली में ये नशीद का पेरेंटल हाफ ब्रदर है, हाफ ब्रदर ऑफ नशीद। अब ये पावर में आ जाता है। अच्छा, इसके पावर में आने से पहले ना नशीद ने क्या किया था? नशीद ने जो एयरपोर्ट है मालदीव का, उसको एक्सपेंड करने का जो काम था ना, वो जीएमआर को दिया था। जैसे इंडिया में आप देखोगे ना, एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो जीएमआर एक कंपनी है, आई थिंक ग्रंथी, ऐसा कुछ अजीब सा नाम है, राव, आर स्टैंड फॉर राव, इतना तो मुझे क्लियर है। तो ये जो कंपनी है ना, इसको कॉन्टैक्ट दिया था किस चीज़ के लिए? एक्सपेंड करना था एयरपोर्ट को। कहाँ पे? मालदीव्स में। और ये कब हुआ था? ये नशीद गवर्नमेंट में हुआ था। अब नशीद के ऊपर तो चार्ज लग जाते हैं। ठीक है, अब 2013 में कौन आता है? 2013 में आपके पास आता है यमीन। तो यमीन क्या करता है? यमीन इसके फैसले को पलट देता है। तो यमीन क्या करता है? यमीन रिवोक्ड जीएमआर कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्रांटेड टू चाइनीज।
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया जाता है 2014 में? ये दे दिया जाता है चाइनीज कंपनी को। अब देखो, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मान लीजिए इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उसमें अगर सरकारें बदल जाती हैं तो क्या उससे इंडिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आ जाता है या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछें कि भाई मान लीजिए नेबरिंग कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो क्या उससे इंडियन इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई। आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस समय पर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर देखो ऐसा हुआ था मालदीव में 2008 में पार्टी बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई, अब वहाँ के लोगों को ह्यूमन राइट मिल गए, तो वहाँ का जो रूलर था वो कौन था? नशीद था। तो नशीद ने क्या किया था? नशीद ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जीएमआर कंपनी को, जो कि इंडिया की कंपनी है, एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए। अब ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मान लो 10 कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाते हैं, ठीक है, और भी बिल्डिंग बनाने के, हाउसेज बनाने के, तो इंडिया के लोग ही वहाँ जाते। लेबर क्लास तो है नहीं ना वहाँ, मालदीव में लेबर तो है नहीं इतनी, तो इंडिया से लेबर जाती, इंडिया के इंजीनियर जाते हैं, जितने भी टॉप क्लास इंजीनियर सब वहाँ पे जाते हैं, सिविल इंजीनियर जाते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिशियन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, हर चीज़ की जरूरत पड़ती है ना। अब वो जो पैसा था, अब जो इंजीनियर है उनकी सैलरी भी, अब इंडिया से बाहर वो काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ पे आता? वो पैसा इंडिया में आता, वो कुछ भी गाड़ी खरीदते, घर खरीदते, ठीक है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते, तो वो पैसा कहाँ पे आने वाला था? वो इंडिया में आने वाला था। तो ये तो एक प्रोजेक्ट है, अगर मान लो हर कंट्री में 20-20, 30 प्रोजेक्ट अगर नेबरिंग कंट्री में चल रहे हों इंडिया के, तो ये तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदेमंद है। लेकिन अब यमीन ने क्या किया? यमीन ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया? चाइनीज़ कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया? चाइनीज़ कंपनी को। अब इससे अपने को क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो जब कभी भी मेंस में ये हो सकता है, ये चीज़ें आपके पास लिखने के लिए फ्यूचर में कभी भी आ सकती हैं, अगले साल उससे नेक्स्ट ईयर जो है, तो ये आप इसकी टेंशन मत लेना। मैं क्या करूँगा, एक स्पेशल पीडीएफ मैं आपको बना के दूंगा, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्री हैं, ठीक है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, या फिर हमारा मालदीव्स है, श्रीलंका है, तो वहाँ पे अगर सरकारें बदल जाती हैं, या फिर बांग्लादेश की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो उससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी मैंने आपको ये बताया 1665 से लेके 2013 तक हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि ये अब ऐसा क्यों किया, मतलब मालदीव ने ऐसा क्यों किया कि जीएमआर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो हटा दिया, अब वो चाइनीज़ कंपनी को दे दिया गया। इसके पीछे भी काफ़ी सॉलिड रीजन है, तो उसके बारे में अब बात करते हैं।